नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के KBS PRT बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी सारंगी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 19 तक के जो भी स्टोरी कविताएं थी उन सबको पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में आज हम चैप्टर 20 से लेकर चैप्टर 26 के तक के जितने भी पाठ होंगे उन सभी को आज हम पढ़ेंगे और आज ही के साथ आपका ये सारंगी पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और कल के बाद से हम सभी स्टार्ट करेंगे वीणा वाला चैप्टर जो कि क्लास 3 से रिलेटेड होगा। तो आइए हम सभी ध्यान से पढ़ें। पाठ 20 जिसका नाम है क्या, छुपन छुपाई जिसका नाम है, ठीक है। छुपन छुपाई एक खेल है। एक दिन सब छुपन छुपाई क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला, ठीक है। यानी इस कविता में इसमें अगर हम पढ़ें तो पहले जो चरित्र की बात होती है वो जीत की बात होती है, ठीक है। जीत क्या कर रहा था, जीत 100 तक गिनता बढ़ता था, उसके बाद सभी को ढूंढना पड़ता था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की ओर मोहित दरवाजे के पीछे था। तो एक और चरित्र मिला, मोहित कहाँ किसके पीछे था, दरवाजे के पीछे था, ठीक है। जीत ने उसको भी ढूंढ लिया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा, ठीक है। जीत सबको किस में ढूंढ रहा था, कमरे में। बबली अलमारी के पीछे मिल गई, यानी एक चरित्र और मिल गया, बबली, जो कि छुपन छुपाई पाठ से रिलेटेड है। और बबली किसके पीछे छिपी थी, अलमारी के पीछे छिपी थी। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ बढ़ा, यानी एक और चरित्र मिला, मारिया। और मारिया किसके नीचे थी, पलंग के नीचे। उसके बाद जीत कहाँ पे बढ़ा, आंगन की तरफ बढ़ा। मारिया को ढूंढने के बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन, सिमरन दादी के पीछे मिल गई। एक और पात्र मिली सिमरन, वो दादी के पीछे थी। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। अब कौन बचा, नाजिया बची। और नाजिया को कहाँ पे जीत ने ढूंढना शुरू किया, आंगन में, ठीक है। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। एक और चरित्र इसमें मिला, नाजिया। और नाजिया को चादर के पीछे किसने ढूंढा, जीत ने, ठीक है। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया, ठीक है। उसने देखा कि जब वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था तो नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। यानी इसका मतलब क्या था, जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा लेकिन वो वहां पे नहीं मिली थी। जीत दोबारा गिनने चल दिया, यानी वो हार गया, फिर से वो गिनती गिनने लगा और सबको ढूंढने का प्रयास करने लगा, ठीक है। तो इसमें आपने बहुत सारे चरित्र के बारे में पढ़ा। जीत ने बबली को ढूंढा, नाजिया को ढूंढा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में सिमरन को ढूंढा, मारिया को ढूंढा, और ये सब कहाँ कहाँ पे छुपे थे ये याद करने वाली बात है और इन सभी को आप याद रखिएगा। अब हम अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पाठ जो है पाठ 21 है और पाठ 21 का जो नाम है वो है हाथी साइकिल चला रहा था, ठीक है। हाथी साइकिल चला रहा था, ये भाषा की कौन सी विधा है, भाषा की कविता विधा है, ठीक है। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। हाथी साइकिल चला रहा था तो उसके पीछे कौन बैठा था, चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान में ऐंठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी और चींटी शान में ऐंठी थी। जो चींटी है वो अपने ठाट बाट में ऐंठी हुई थी। ऐंठी का मतलब होता है अकड़ में बैठना। ये अर्थ भी याद रखना, कभी कभी अर्थ भी पूछा जाता है, अकड़ में बैठना, ठीक है। चींटी जो थी वो शान से ऐंठी थी और अकड़ में बैठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दत्ता। अब सीधी सीधी चढ़ाई आ गई, ठीक है। सीधी चढ़ाई आने पर अब हाथी को साइकिल चलाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाथी क्या करने लगा, हाँफने लगा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। चरर मरर चूं रुकी साइकिल। अब साइकिल की आवाज़ से चरर मरर
चूं रुक गई साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। अब साइकिल चरर मरर करके, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा वेट हो गया था, बोझ हो गया था कि वो उसमें से आवाज़ निकलने लगी, चर मर, ठीक है, और पीछे चक्का सरकने लगा। चींटी चट कूदी साइकिल से। चींटी तुरंत, चट का मतलब है यहाँ पे तुरंत, तुरंत कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। हाथी को क्या बोल रही थी? दद्दा मत घबराना, आप पाँव पैडल पे मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। ठीक है, चींटी कह रही है कि हाथी से कि आप जो पैडल बना है उस पर पाँव चलाते रहिए, मैं पीछे से आपको धक्का दे रही हूँ। ठीक है, धक्का मतलब ढकेलना पीछे की ओर। और लिखा किसने है? श्याम सुशील ने। ये भी चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 21वां भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 22वें चैप्टर पे। इस 22वें चैप्टर का अगर नाम देखें तो नाम है चार दिशाएं, और ये भी एक प्रकार की क्या है? भाषा की कविता विधा है। ठीक है, यहाँ भी कविता विधा के रूप में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब कविता स्टार्ट करते हैं। उगता सूरज जिधर सामने। ठीक है, अब सूरज क्या करता है? उगता का मतलब है निकलता है। ठीक है, सामने जब सूरज निकलता है। उधर खड़े हो मुंह करके तुम, क्या करना है? उधर मुंह करके तुमको खड़े होना है। ठीक सामने पूरब होता, जब सूरज निकल रहा होता है तो आप जानते हैं सूरज किससे किधर से निकलेगा? पूरब दिशा से निकलता है। अगर हम सूरज की तरफ ही मुंह करके खड़े हो जाएं तो ठीक सामने क्या होगा? पूरब होगा। और पीठ पीछे क्या होगा? पश्चिम होगा। और पीठ पीछे है पश्चिम, यानी पीठ के पीछे भाग को हम पश्चिम दिशा कह सकते हैं। बाईं ओर जो हाथ होगा, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और हाथ के बाईं ओर हमेशा उत्तर दिशा होगा, दाईं ओर हमेशा दक्षिण दिशा होगा। ठीक है, और चार दिशाएं, कुल मिला के चार दिशाओं के बारे में यहाँ पे कविता के द्वारा बच्चों को समझाया जा रहा है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएं होंगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है चारों दिशा। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो भी चैप्टर में जो चीज़ें हैं उसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अगले चैप्टर पे हम बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है पाठ 23, और जो कि जिसका नाम है चंदा मामा। और चंदा मामा को केवल पढ़ना है, यानी कहानी के रूप में ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। लो रात हो गई, आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। अंधेरा का मतलब है अंधकार, जब यानी जहाँ पे रोशनी न दिखाई दे। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश है। आकाश में चारों तरफ तो अंधेरा है, लेकिन आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। फिर भी छत पर क्या हो रहा है? सुंदर प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ता है। तो ये चंदा मामा हैं, आओ चंदा मामा। अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए। अब देखिए, तो सुंदर प्रकाश किस कारण से है? चंदा मामा के कारण से है। तो अब बुला रहा है चंदा मामा को, आओ चंदा मामा। लेकिन बादल से कह रहा है, ये बादल जी आप मत आइए, आप मत आइए, नहीं तो आप सारे प्रकाश को गायब करके अंधेरा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कविता के माध्यम से क्या कह रहा है? चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल अगर आ जाएगा तो चंदा मामा क्या हो जाएंगे? रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे चंदा मामा रूठ जाने से मतलब है कि चंदा मामा, चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है वो हमें दिखाई नहीं देगा। बादल जी आप जाइए ना, बादल जी आप वापस चले जाइए, मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, माफ़ करना मुझे, मैं तो 2-3 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो मैं भी चला। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाँ अब ठीक है, देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। ठीक है,
अब यहाँ पे चंदा मामा को देख नहीं पा रहा है, तो बाद में क्या कहता है, माफ़ करना मुझे, मैं तो 2-3 मिनट गपशप कर रहा था चंदा मामा से। ठीक है, लो अब क्या हुआ, और ज़्यादा अंधेरा हो गया और वो सोने चला गया। और चंदा मामा को कहता है अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। ठीक है, अब इस तरह चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब चंदा मामा का प्रकाश जो है वो बहुत और ज़्यादा चमकने लगा है। चंदा मामा को बार बार बुला रहा है, क्योंकि चंदा मामा उस दिन पूरे गोल चेहरे के रूप में है, यानी उस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और इसलिए उसे गोल गोल चेहरे के रूप में कवि द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, लिखा किसने है, आकिको हायाशी ने। हिंदी अनुवाद किया है मंजुला माथुर ने। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 23 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं पाठ 24, जिसका नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। अब देखिए चंदा मामा का नाम 2 जगह पे आ गया है। एक, इसके पहले आपने चंदा मामा वाला चैप्टर पढ़ा, दूसरा गिरे ताल में चंदा मामा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ समझते हैं, गिरे ताल में चंदा मामा भाषा की कौन सी विधा है, भाषा की कविता विधा है। ठीक है, कविता है गिरे ताल में चंदा मामा। ताल का मतलब है तालाब, ताल का मतलब है तालाब। ठीक है, ताल का मतलब क्या है, तालाब से लिया गया है। में चंदा मामा, यानी चंदा मामा ताल में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबने देखा फंसे जाल में चंदा मामा। ठीक है, कविता में आगे कह रहा है कि सबने देखा फंसे जाल में चंदा मामा, यानी चंदा मामा अब क्या हो रहे हैं, जाल में फंस गए हैं। सबने देखा, सभी देख रहे हैं कि चंदा मामा जाल में फंस गए हैं। सबने देखा एक अचंभा। अब अचंभा का मतलब क्या है, अचंभा का मतलब है आश्चर्यजनक चीज ही था। देखा क्या, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा। अब मछुआरे क्या चाहते थे, मछुआरे ने अपना जाल समेट लिया। ठीक है, मछुआरे ने क्या किया, समेटा का मतलब क्या होता है, समेटा का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना। ठीक है, मछुआरे ने अपने जाल को समेट लिया। कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। अब मछुआरे क्या करना चाहते थे, वो चांद को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने देखा कि तालाब में जैसे ही चंदा मामा आ रहा है, जाल बिछाया हुआ था, उन्होंने सोचा चंदा मामा फंस जाएंगे, लेकिन चंद्रमा तो प्रकाश ही केवल अस्त हो रहा था, तो चंदा मामा कहीं नहीं दिखे। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि चंदा मामा गए कहाँ। इसे लिखा है जोश में राजेश जोशी ने, गिरे ताल में चंदा मामा। ठीक है, इस तरह से आपका पाठ 24 भी कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है पाठ 25, जिसका नाम है सबसे बड़ा छाता। ठीक है, इसे पढ़ना है। बारिश झमाझम बारिश हो रही थी। झमाझम का मतलब खूब ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी झमझम की आवाज़ करके। छत पर झमाझम, घर पे टप टप। छत पे जब पानी पड़ता है बारिश का तो झमाझम सुनाई देता है, और घर पे जब पड़ता है तो टप टप की आवाज़ आती है। और आंगन में छप छपा, और जब आंगन में पड़ता है तो छप छपाक की तरह आता है। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होने के कारण माँ का जो बिस्तर था गीला हो गया, अम्मा की जो साड़ी टंगी थी वो भी भीग गई, और दादी जो कंबल रखी थी वो भी भीग गया। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। बारिश होने से जो आसपास के माहौल थे वो गीले हो गए थे, मतलब हर जगह पानी के छींटे दिखाई दिए। ठीक है, और पूरा शहर जो था, शहर में सर्द सा लगने लगा। लेकिन मेरे पास है छाता, लेकिन मैं जो हूँ वो छाते के पास हूँ, यानी छाता मेरे पास है। छाते के भीतर मैं और सलीम, छाते के भीतर 2 लोग, एक कविकार और दूसरा सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। ठीक है, बिल्कुल सूखे और गर्म। ठीक है, जब छाते के नीचे आ जाते हैं तो ना तो पानी का छींटा पड़ता है ऊपर, और ना ही हमें सर्द महसूस होती है, यानी बिल्कुल गर्म सा फील होता है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया।
मैं और सलीम तो था, लेकिन साथ में किसको बुला लिया? टिल्लू को। टिल्लू बिल्कुल सूखा सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। ठीक है, टिल्लू तो सूखा सूखा था, लेकिन मैं और सलीम कुछ गीले से हो गए थे। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। छाता किससे मांगा? दयाल चाचू से। अब सब छाते के अंदर फिर लता और मोनू भी आ गए। अब यहाँ पे 2 लोग आए, लता और मोनू। बड़ा छाता पड़ गया छोटा, और जब लोग आ गए तो छाता क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, छाता किससे मांगा? दयाल से। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सलीम और सनद भी आ गए। ठीक है, सलीम और सनद भी साथ में आ गए हैं। तो और बड़ा छाता पड़ गया छोटा, यानी वो छाता भी कब पड़ गया? छोटे आकार का हो गया। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आया। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया अब छोटा। अब जो बड़ा छाता था वो भी क्या हो गया? छोटा पड़ गया। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश से पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश और हामिद, हरमीत, सलीम और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छप। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखने योग्य बातें हैं कि यहाँ पे चरित्र का जो वर्णन किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों का बात की गई। टिल्लू की, सलीम की, अम्मा की, चाचू की, राकेश की, दयाल अंकल की, हामिद की, हरमीत की, सलीम की और सनत की, और वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इस चैप्टर को लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? मनोज कुमार। ठीक है, अब अगले और लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा चैप्टर क्या होगा? चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम होगा बादल। नमस्कार दोस्तों, अगला चैप्टर पार्ट 26 है, और पार्ट 26 क्या है? बादल है। और बादल भाषा की कौन सी विधा है? बादल भाषा की कविता विधा है। ठीक है, काले काले पानी वाले। ठीक है, काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। अब बादल जो आसमान में छाए हुए थे वो बिल्कुल काले काले थे और पानी वाले थे, बिल्कुल पानी जैसे दिख रहे थे। बोलो कैसे आकर छाए? अब कवित्री पूछ रही है कि वो कैसे बादल यानी आकाश में कैसे आकर छा रहे हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल। यानी बादल जो आ रहे हैं हवा के साथ आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं और काले कंबल के रूप में आसमान में छा गए हैं। कितने सुंदर लगते बादल, और बादल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं जब आसमान में छाए हुए रहते हैं। पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। ठीक है, बादल दिख कैसे रहे हैं? कभी उनमें पेड़ों जैसा आकार है, कभी भेड़ों के जैसा आकार है, कभी घोड़े के रूप में चलते दिखाई देते हैं, और कभी हाथी के जोड़े के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, नन्हे जलकण गए भाप गए। नन्हे का मतलब है छोटा, जलकण का मतलब है पानी की बूंद। किसकी बूंद? पानी की बूंदें, पानी की बूंदें। उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। उसी भाप यानी ठंडक पाकर वो भाप के रूप में बादल बन गई और बारिश करने लगी। ठीक है, करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए। अब जब 2 बादल टकराते हैं उनके बीच में घड़घड़ाहट होती है और बिजली की चमचमाहट की तरह वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अंधियारे में राह दिखाए, और अगर अंधियारा हुआ रहता है तो जो बिजली उसमें चमकती है वो हमें रोशनी दिखाती है, प्रकाश दिखाता है। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। अब मोर क्या होते हैं? जब बादल बहुत छा जाते हैं, बारिश होने लगती है, तो मोर खुश हो जाते हैं और झूम झूम कर, नाच नाच कर क्या करते हैं? अपना नृत्य दिखाते हैं अपने नीले पंखों द्वारा। ठीक है, और खुश होकर क्या करते हैं? खुश होकर गाना सुनाते हैं, पीहू पीहू की आवाज़ निकालते हैं। बरसे बादल कलकल छल छल, तैर चली कागज कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया।
अब जब बादल कलकलाहट के साथ छल छल करते हुए खूब ज़्यादा बारिश हो गई तो कई जगह से पानी बहने लगा। अब जब पानी बह रहा था तो उसी पर कागज़ की एक नाव, नैया का मतलब है नाव, चलाई गई तो वह आसानी से चलने लगी, पूंछ उठाकर भागी गया। अब कलकल और छल की आवाज़ से जो गैया थी वो भागकर दूसरी जगह चली गई। गैया का मतलब है गाय। ठीक है, इस तरह से आपका ये आज सारंगी पार्ट 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन को हम लेके आएंगे प्रश्नोत्तर की तीसरी श्रृंखला, जिसमें आपको सारंगी पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।